जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, रांची से आए पत्रकार मित्र पंकज प्रसून के साथ मैंने पिछले दिनों पोटका और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का चुनावी जायजा लिया। आज के वीडियो में पोटका सीट की बात करेंगे और इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग यानी जो लेख है वो पंकज जी का है। दोस्तों, कोल्हान की 9 एसटी रिजर्व सीटों में से एक है पोटका विधानसभा सीट। इस विधानसभा क्षेत्र को कुल 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला डुमरिया ब्लॉक, दूसरा पोटका ब्लॉक और तीसरा जमशेदपुर ब्लॉक का एक हिस्सा जो कि बागबेड़ा, घाघीडीह और हल्दी पोखर का इलाका है। अगर चुनावों के नज़रिए से देखें तो जमशेदपुर का बागबेड़ा, घाघीडीह और हल्दी पोखर जैसे इलाके जो शहरी क्षेत्र और या अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, वे परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहे हैं। लेकिन चुनावी हार जीत का फैसला डुमरिया और पोटका प्रखंड के वोटर करते हैं। डुमरिया एक समय काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था। पोटका से मेनका सरदार 3 बार विधायक रही हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार ने उन्हें करीब 43,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। संजीव सरदार को 1,10,753 वोट मिले थे, जबकि मेनका सरदार को मात्र 67,643 वोट ही आए थे। पोटका में जीत हार का फैसला कैसे होता है, इसे आंकड़ों के जरिए अगर समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पिछले 6 चुनावों में 4 बार यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है और 1 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 बार बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा को जीत मिली है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36.69% वोट मिले थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 33.69 और कांग्रेस को 13.03% वोट आए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 34% और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अलायंस को 55.61% वोट मिले थे। तो दोस्तों, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 2019 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर एकजुट हुए, इसलिए भाजपा की मेनका सरदार की इतनी बड़ी हार हुई। अब वोटों के अंकगणित पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मेनका सरदार को 68,151 वोट मिले थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार को 61,485 वोट आए थे। कांग्रेस की दुखनी माई सरदार को 14,227 वोट और झारखंड पीपुल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा को 12,177 वोट मिले थे। पोटका में कांग्रेस के परंपरागत रूप से 8 से 10% वोट हैं, यानी जब जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की जीत की संभावना बढ़ जाती है। अगर पोटका के सामाजिक समीकरण की बात करें, इसके सोशल फैब्रिक की बात करें, सोशल इक्वेशन की बात करें, तो अनुसूचित जनजाति की आबादी 52.5% है, अनुसूचित जातियों की आबादी 3.64% और मुस्लिम आबादी 5.9% है। इस विधानसभा क्षेत्र में शहरी आबादी 27.02% और ग्रामीण आबादी 72.98% है। तो दोस्तों, मैं और पंकज प्रसून और उनके साथी कैमरामैन पाठक जी 1 अक्टूबर की सुबह जमशेदपुर से पोटका विधानसभा की ओर रवाना हुए। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा और क्या पोटका का चुनावी अंकगणित हमें समझ में आया। पोटका विधानसभा क्षेत्र की यात्रा में हमारा पहला पड़ाव था हाता चौक। हाता पोटका प्रखंड में आता है। हाता चौक पर मंदिर के ठीक सामने चाय की दुकान पर दैनिक भास्कर के पत्रकार राकेश मिश्रा कुछ लोगों के साथ मिले। वहां पर भाजपा के एक पुराने उम्मीदवार खेलाराम बेसरा से भी भेंट हुई। बेसरा जी ने क्या कहा ये आगे वीडियो में आप सुनेंगे। वहीं पर भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार उपेंद्र नाथ सरदार उर्फ राजू सरदार से भी मुलाकात हुई। इनकी भी बात हम आगे वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, वहां पर हमें बताया गया कि अगर हवा का रुख समझना है तो डुमरिया ब्लॉक की तरफ जाइए। डुमरिया सबसे आखिरी छोर है पोटका विधानसभा का, घनघोर नक्सल प्रभावित इलाका है। शहरों में तो बीजेपी की हवा दिखती है, डुमरिया घोर आदिवासी इलाका है। वहां जाकर पता चलेगा कि सही में पोटका विधानसभा में इस बार ज़मीन पर क्या चल रहा है। तो हम यहां से आगे बढ़े उसके पहले आप राजू सरदार और
खेलाराम बेसरा जी की बात सुनिए। आज हमारे साथ खेलाराम बेसरा जी हैं। 1995 में इन्होंने भाजपा के टिकट पर पोटका विधानसभा से चुनाव लड़ा था। 2024 का चुनाव है दादा, क्या स्थिति लग रहा है अभी? पिछला बार तो बहुत बड़ा हार हो गया था बीजेपी का। देखिए, अभी का स्थिति बीजेपी का बहुत ही मजबूत है जी। अभी वर्तमान में जो विधायक जी हैं, हाँ संजीव कुमार सरदार, हाँ अभी हाँ ठीक है। का स्थिति में जनता काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इनका 5 साल का कार्यकाल जो रहा जनता के विपरीत रहा। बहुत सुने योजना में कमीशन वमीशन का भी बहुत शिकायत है। ये तो शिकायत है, ये आप जनता का को टटलिएगा तो और ब्रीफली उन लोग बताएंगे। क्या कि हम लोग राजनीतिक दल हैं जी जी। हम लोग बोलेंगे तो बोलते हैं हम लोग का अपोजिशन में है, ये लोग बोलवे करेगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी का पोजीशन में उनका बहुत इनकम्बेंसी है। पिछले बार हमारे दीदी विधायक जी थी, उसका एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका कारण उनका हार हुआ, काफ़ी अंतर से हार हुआ। दावेदार कौन कौन है यहाँ पर? दावेदार हमारे साथी राजू सरदार भी है, हम भी स्वयं हैं, और कई सारे दावेदार है। मेनका सरदार जी भी है, मनोज सरदार है, गणेश सरदार है। ऐसे हम लोग का लंबा लिस्ट बना हुआ दावेदारी में। क्या हो रहा है देखिए, हाईकमान लोग किनको निर्देश दे रहा है, किनको प्रत्याशी बना रहा है, इस पर भी डिपेंड होता है। ये हमारे साथ राजू सरदार जी हैं। क्या लगता है आपको अभी क्या स्थिति बनेगी इस विधानसभा क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष में होगा पोटका विधानसभा जी। और ये जो खेलाराम जी ने बताया कि पिछले जो संजीव सरदार के द्वारा इस क्षेत्रों में जो जनता का प्रति जो नाराज़गी दिखाई दे रहा है, उसका फ़ायदा ज़रूर भाजपा को मिलेगा। और भ्रष्टाचार पोटका विधानसभा में इतना ज़्यादा हो गया कि पूरा चरम पर है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, उसको फ़ायदा मिलेगा भाजपा को। तो यह मुद्दा मेन भ्रष्टाचार है और विकास नहीं होना है। विकास नहीं होना, विकास का नाम पर एकदम नहीं। देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा समस्या है कि एक डिग्री कॉलेज का है पोटका विधानसभा में। पोटका में किसी प्रकार के डिग्री कॉलेज है नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव का पहले वो वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे माननीय चंपाई सोरेन जी, यहाँ भूमि पूजन करके छोड़ दिया गया है। और उस भूमि पूजन में केवल भूमि पूजन ही हुआ है, अभी तक एक भी ईंटा नहीं जोड़ा गया है। साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश जी हैं, और पोटका से लंबे समय से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैनिक भास्कर में भी हैं। राकेश जी, आप बताइए, पूरे पोटका विधानसभा क्षेत्र में क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? अभी तस्वीर अभी तो क्या स्पष्ट कहना मुश्किल है। अभी जो परिस्थिति है, अभी तो राज्य सरकार का जो चल रहा है योजना, वो अपना भंजाने के फेरा में लगे हुए हैं। बीजेपी भी अपना अलग अलग राग अलाप रही है। अब तो परिस्थिति है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाला दिन में दोनों, एक तरफ तो विधायक जी हैं, दूसरी तरफ अभी कई दावेदार हैं पोटका से भाजपा में। अब उसमें से चयन करना है कि कौन अच्छा कैंडिडेट होता है। परिस्थिति अभी कहना मुश्किल। तो इन लोगों से बात करने के बाद हम हाता से आगे बढ़े। हमारा प्रोग्राम था कि हम हरियाणा होते हुए डुमरिया की ओर बढ़ चलेंगे। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि हाता तो बिल्कुल जमशेदपुर का इलाका पड़ता है, लेकिन इसके बाद हम उस रास्ते पर बढ़ चले जो हमें पोटका विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग लोगों से मिलवाएगा और उनकी राय वहाँ बताएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ चले हाता से हरियाणा की ओर। वहाँ से हमारा कार्यक्रम था कि हम डुमरिया जाएंगे, और इसके रास्ते में जहाँ भी जो लोग दिखाई देंगे वहाँ उनसे हम बातचीत करते चलेंगे। तो हम हाता से हरियाणा होते हुए डुमरिया की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले हम पुटलुपुंग गांव में रुके। पुटलुपुंग में सड़क के किनारे ही हमें 3-4 लोग एक पंचर दुकान के पास बैठे मिले, और वहाँ रुककर हम उनसे बात करने लगे। वहाँ पर हमें मिले उदाल नामक गांव के संजीव, और संजीव ने बताया कि यह गांव टेंगराइन पंचायत में आता है। नहीं, टेंगराइन पंचायत है। एक बूथ में 3 गांव पड़ता है। अच्छा, बूथ में 3 वार्ड है। वार्ड है। महूलडिहा, केरासर, पुटलुपुंग। कौन कौन है? महूलडिहा, केरासर, पुटलुपुंग, केरासाई, नहीं ज़्यादा मंडल पंचायत में नहीं, मोटा मोटी आधा आधी होगा। अच्छा, 50-50 है। तो हाँ, केरासाई में ज़्यादा है आदिवासी।
पोटलुपुंगमेन मंडल में। एक बताइए कि यहाँ मेन कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ता है? पार्टी तो यहाँ देखिए जेएमएम है, बीजेपी है, और जो क्षेत्रीय दल है वो सब भी आता है। जैसे पिछली बार यहाँ जेएमएम जीता था 43,000 के करीब वोट से, विधानसभा से बात करें, पोटका विधानसभा में। ये ब्लॉक कौन सा आता है आपका? पोटका। दूसरा अच्छा, ये पोटका ब्लॉक है। ये ब्लॉक का स्थिति कैसा था पिछली बार? ब्लॉक का स्थिति तो मतलब इधर का ये वोटिंग कैसा था? वोटिंग मोटा मोटी ठीक था। किसको लीड था इधर? लीड था जेएमएम का ही था। इधर जेएमएम का लीड था, इधर ब्लॉक से। हाँ। तो अभी क्या स्थिति दिख रहा है? पिछले बार अभी इस बार अभी में कोई स्थिति परिवर्तन मतलब पब्लिक तो चाहता है, लेकिन उस समय जो होता है आदमी लोग लोकल क्षेत्र है, खा पी के भी इधर उधर करता है आदमी लोग, है ना, पी के। कोई तो पीने की बात सुनकर इन भाई साहब को बिल्कुल मजा ही आ गया। हाँ, पी के जिस अंदाज में इन्होंने कहा। वैसे भाई साहब खुद भी गले तक पिए हुए थे। इन्होंने आगे क्या किया वो भी दिखाऊंगा। हरी आपी लेने के लिए दे देता है तो कोई 100 रुपया पकड़ा देता है, उससे भी असर पड़ता है। उसमें भी असर पड़ता है। अभी मतदान के लिए तो कोई नहीं बोल सकता है ना, कौन किसको क्या करेगा। नहीं तो ठीक है, मतलब अभी 50-50 टाइप का इधर। हाँ। पिछली बार 5 साल में इस विधायक का कामकाज कैसा है ओवरऑल? जो जीते गया है उनका कामकाज कुछ भी नहीं, कार्यक्रम क्या यार बोलेंगे, किसी का भी तो कुछ कुछ नहीं भी हुआ। बोलना ठीक क्या नहीं है। नहीं काम मतलब कि ये काम किया ये काम नहीं किया, हम अच्छा या बुरा थोड़ी कह रहे हैं। काम तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं वो विधायक को बुलाने से माल कोड़ी परमानंद के देता है। अच्छा, ये देता है। हाँ, लेकिन ऐसा तो कुछ काम खास नहीं देख रहे हैं। अच्छा, कहाँ काम उससे किया? पहले 15 साल बीजेपी का राज था। हाँ। एक बार आदमी लोग परिवर्तन किया, फिर देखा परिवर्तन करके देखा, फिर इस बार भाजपा का ही राज भी आ सकता है। तो अब देखिए, पीने की बात पर जो भाई साहब इतने खुश हुए थे, उनका चुनावी आकलन क्या कहता है? जी हाँ, किसको दीजिएगा? संजीव प्रकाश साहब। क्या है? मेरे को बहुत कुछ किया, क्या बहुत कुछ हमको लाभुक दिखाया मैंने। क्या किया? अच्छा, क्या बहुत कुछ किया, लाइन बिल में भी हम मेरे को छूट किया। हाँ। मेरा नहीं होगा तो हम जता तो हमको दे रहा, तो उसमें मेरा का उसको भगवान जैसा हम मानते हैं। पैसा मिला 1,000 रुपया? हाँ मिला है, मिला है। चंपई सोरेन कैसा आदमी है? वो भी ठीक है, वो खराब आदमी है। उसमें हमको लेन देन नहीं। चंपा सन का आदमी नहीं है वो। चंपई सोरेन का आदमी नहीं। चंपा अच्छा, सन का नाम आदमी नहीं है। संजीव सरदार। नाम बता हाँ, दीजिए, नाम संजीव। बता दीजिए, हाँ? नाम बताइए। आपका नाम क्या है? कौन नायर? श्रीपति नायक। श्रीपति नायर। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। मिला। लेकिन आप हरा तीर धनुष का आदमी भगवा पहन के घूम रहे का हैं। पहने हुए हैं, सब बोले यार कि तो बीजेपी ये तो चंपई सोरेन हो गया, कलर बदल गया। जब इलेक्शन में तो मिलता है इसमें ना, क्या है कि इसमें क्या ये लकीर लगा हुआ है कि इसमें मेरे को क्या बदल लेगा क्या? सही बात है। रोक। अरे नहीं, खोलिए बस ऐसे ही बस। ठीक है। तो घनघोर जंगल, खराब रास्ते और डरावनी नदियों को पार करते हुए हम हरिणा मंदिर के रास्ते डुमरिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हरिणा एक प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी की पूजा होती है यहाँ पर, और साथ ही 2-3 और मंदिर हैं। तो हरिणा मंदिर से जब हम आगे बढ़े तो रास्ता बेहद सुनसान मिला। दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में जंगल और ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता। आगे एक गांव मिला जिसका नाम था बोम्बरो, और बोम्बरो में 2 नौजवान पेड़ के नीचे बैठे मिले। उनमें से एक आज़ाद सोरेन थे। बुमरो में ये पंचायत कौन है? केंदुआ पंचायत। कितना ये होगा आबादी घर? बड़ा गाँव है। हाँ, बड़ा गाँव। एसटी है। आज़ाद सोरेन इस आदिवासी बहुल गांव के ग्राम प्रधान हैं। हो भी कितना घर होंगे? उतना नहीं तो अंदाज जैसे, अगर मान लिया ज़्यादा ये है, ज़्यादा संथाल है। उसके बाद हो है, उसके बाद सबर है। सबर जी हो और सबर। सबर आदिम जनजाति है। एक बात बताइए कि ये तो हम लोग को पता है कि डुमरिया जो क्षेत्र है ये पिछली बार जेएमएम को अच्छा मिला था। हम ऐसे पूछ रहे हैं कि चंपई सोरेन के पार्टी बदलने से इधर गांव की तरफ का कोई असर है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ऐसा। हम लोग का इधर डुमरिया में। डुमरिया में नहीं।
चंपई सोरेन के भाजपा में जाने का इधर कोई असर नहीं दिख रहा है। चंपई सोरेन का पहले कोई असर था कि नहीं इधर? एक बार चुनाव लड़ा था चंपई सोरेन ने इधर से। नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ा उधर लोकसभा लड़ा था। अच्छा, लोकसभा लड़ा था। लोकसभा, हाँ, तो उसको तो सीएम पद दिया गया था ना उसको। तो डुमरिया में ही है लांगो गांव, जहां जब अरुण उरांव एसपी हुआ करते थे तो 8 अगस्त 2003 को वहां के लोगों ने नक्सलियों के आतंक को चुनौती देते हुए 9 नक्सलियों का सेंधरा कर दिया था। नक्सलियों से लड़ने के लिए उस समय नागरिक सुरक्षा समिति बनाई गई थी और इसमें डुमरिया और गुड़ाबांधा के युवा शामिल थे। और लांगो की सेंधरा घटना पूरे देश में चर्चित हुई थी और हर साल लांगो में सेंधरा दिवस भी मनता है। और इत्तेफाक है कि तब के एसपी डॉक्टर अरुण उरांव अब भाजपा में हैं और इस चुनाव में सिसई से उम्मीदवार हो सकते हैं। मोटा मोटी संथाल आदिवासी का इधर क्या रुख है अभी? किसकी तरफ जाएगा उन लोग? जेएमएम की तरफ जाएगा ना, वही। यहाँ तो सिकई है अभी चला। अभी ज़्यादा उसी का चला। हम लोग का विधायक जो है संजीव सरदार जी है। अच्छा, इधर संजीव सरदार विधायक काम करता है इधर? आता है। नाम पूछ सकते हैं कोई, अगर एतराज़ नहीं हो तो, आप लोग का ऐसे ही? हाँ, आजाद सोरेन। आज़ाद सोरेन प्रधान है यहाँ। अच्छा, आप प्रधान हैं? अरे आपको तो खूब जानकारी होगा। एक समय ये पूरा इलाका नक्सलियों की गिरफ्त में था और यहाँ अब जनजीवन सामान्य है। लोगों को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बड़ा सुकून महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। फिर हम बोम्बरों से आगे बढ़े। उसी उबड़ खाबड़ सड़क के किनारे बगल में कभी नदी बहती थी, कहीं धान की खेत में महिलाएं काम कर रही थीं। तो बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े और डुमरिया प्रखंड से सटे खलीदा गांव में पहुँचे। और उस गांव में हमें ज़्यादातर लोग भाजपा समर्थक मिले और ख़ास करके उनका भाजपा नेता उपेंद्र सरदार उर्फ राजू सरदार, जो इस वीडियो के सबसे पहले भाग में हमसे बात कर रहे थे, उनके समर्थक ज़्यादा मिले। गांव वालों ने बताया कि डुमरिया ब्लॉक हमेशा से उपेक्षित रहा है क्योंकि वे घाटशिला से बिल्कुल नज़दीक है, पोटका से दूर पड़ता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते, अफसर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन उनका कहना था कि उपेंद्र सरदार उर्फ राजू सरदार हर छोटे बड़े कार्यक्रम में ग्रामीणों की मदद करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बोम्बरों का पूजा स्थल है। तो यहाँ से आगे बढ़कर देखिए, हम लोग अभी खलीदा गांव में बैठे हैं। डुमरिया से सटा गांव है और यहाँ भी भाजपाई ज़्यादा हैं और राजू सरदार के समर्थक ज़्यादा हैं। यहाँ से आगे बढ़े कुमड़ाशोल गांव की तरफ। यहाँ एक छोटे से होटल में 8-10 लोग बैठे थे। बिजली सुबह से नहीं थी क्योंकि मूसाबनी की तरफ कहीं हाथी निकल आए थे, इसलिए बिजली काट दी गई थी। पिछले साल करंट के कारण कुछ हाथी मर गए थे। उसके बाद से हर बार जब हाथियों की सूचना आती है तो बिजली कट जाती है। फिर हम FCI गोदाम के पास आए और हमें यहाँ ये मिले। दादा, अपना नाम बताइए तो। विश्व माझी। विश्वा माझी। विश्व माझी। अच्छा, विश्व माझी। और कहाँ घर कहाँ हुआ? नुनिया, काटा 16 पंचायत। तो इधर क्या आपको लग रहा है अभी इधर कैसा रहेगा चुनाव में, क्या हिसाब किताब है? चुनाव में जहाँ डुमरिया की बात है, डुमरिया ब्लॉक, थोड़ा जोर से बोलिए। डुमरिया ब्लॉक की बात है, हाँ हाँ। इसमें जेएमएम का ही गढ़ है। ये बात तो सही है, लेकिन इस बार अगर नया कैंडिडेट को दिया जाए, कोई उम्मीदवार बीजेपी अगर नया उतारता है तो थोड़ा बदलाव होगा। अच्छा, चंपई सोरेन भाजपा में आगे उसका असर होगा? कुछ होगा, थोड़ा बहुत असर डालेंगे निश्चित रूप से। और यहाँ मेनका सरदार का कैसा है? मेनसर सरदार जो है क्या है ना, 3 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए लोगों का रुझान थोड़ा कम है। इधर आपके नज़र में बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट कौन है? उपेंद्र सरदार। उपेंद्र सरदार। अच्छा, राजू सरदार। राजू सरदार है, उपेंद्र सरदार। और अभी जो विधायक है उसका क्या स्थिति है? संजीव सरदार का कैसा? संजीव सरदार तो डकायत है। डकायत है। कैसे? तो हर योजना में जो भी योजना होता है 5% लेता है। तो आप भाजपा समर्थक हैं कि ऐसे हैं? ये समर्थक तो है, अच्छा, लेकिन वास्तविकता ही बात है। हाँ हाँ। आपका दा कहाँ के रहने वाले हैं? कुमड़ासोल। कुमड़ासोल का। इधर किसके किसके बीच टक्कर होता है? टक्कर तो जेएमएम और बीजेपी दोनों का टक्कर होता है। मेनका सरदार कैसा है इधर कैंडिडेट? वो तो 3 बार विधायक है ना, विधायक भी तो थोड़ा चेंज करने से थोड़ा ठीक है। अच्छा, मतलब आप
दोस्तों, इतना घूमने के बाद पोटका विधानसभा के जो प्रमुख मुद्दे हमारी समझ में आए, वो सबसे बड़ा मुद्दा उनमें कमीशन खोरी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक के लोग हर काम में कमीशन लेते हैं। और डिग्री कॉलेज भी एक मुद्दा है। कहते हैं कि चंपई सोरेन ने डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन किया था, लेकिन आज तक कॉलेज नहीं बन सका। तो निष्कर्ष यह है कि जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के करीब 10,000 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन पिछली बार 43,000 से ज़्यादा वोटों से मेनका सरदार की हार हुई, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी। इसका कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। मेनका सरदार के पति विभीषण सरदार की छवि इलाके में ठीक नहीं है। मेनका सरदार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी और वैसे भी 3 बार लगातार विधायक रहने के बाद लोग उनसे ऊब गए थे। बात 2024 की संभावनाओं की करें तो संजीव सरदार के खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है। कमीशन खोरी के आरोपों के चलते उनके अपने लोग भी नाराज़ दिखाई दिए, लेकिन भाजपा की मेनका सरदार को लेकर भी लोगों में कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं थी। हाँ, उपेंद्र सरदार उर्फ राजू सरदार के बारे में आदिवासी इलाकों में बहुत चर्चा सुनाई दी। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ डुमरिया प्रखंड में राजू सरदार, चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन तीनों मिलाकर 8-10 हज़ार आदिवासी वोट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से काट कर अपने पाले में कर सकें तो भाजपा की चुनावी संभावनाएं यहाँ बहुत उत्साहजनक हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र के वोटर लगभग एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ करते हैं और उनके लिए कैंडिडेट से ज़्यादा मायने भारतीय जनता पार्टी रखती है। तो पोटका की बात करें तो मामला यहाँ 50-50 का दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सवाल जो हमने पोटका के लगभग सभी जगह सभी लोगों से पूछा कि क्या अर्जुन मुंडा को पोटका से चुनाव लड़ना चाहिए, तो जवाब था कि पूरे झारखंड में सिर्फ पोटका की सीट ही ऐसी है जहां भूमिज आदिवासियों की बहुलता है। अर्जुन मुंडा भूमिज नहीं हैं। अगर उन्हें टिकट मिला तो भूमिज यानी सरदारों के वोट मजबूरन एक तरफ संजीव सरदार के पक्ष में चले जाएंगे। तो दोस्तों, पोटका विधानसभा का यह चुनावी ब्लॉग कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और थोड़ी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।